सबसे पहले अनुराग, रेस्पिरेशन, वाई इज अनुराग, वाई इज रेस्पिरेशन इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म? अगर इसको इंग्लिश में बोलना होता तो, अगर अंग्रेजी में बोलोगे पूरा इंग्लिश ट्रांसलेट करो, बिकॉज इट प्रोवाइड द मच नीडेड एनर्जी विच विल बी यूज्ड फॉर ऑल द टाइप ऑफ एक्टिविटीज टू रन। ठीक है, बैठो। ठीक है, तुम्हारे बगल में वागीश, बताओ रेस्पिरेशन इज वेदर एनाबॉलिक प्रोसेस और केटाबॉलिक प्रोसेस? बैठो अनुराग, केटाबॉलिक प्रोसेस, बैठिए आप पीछे। ठीक है, आप बताइए कि व्हाट इज द फीचर ऑफ, व्हाट शुड बी फीचर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन? That is permeable to gases and separating of gases should occur in that. And more moist, thin, permeable plus highly vascularized. फिर से आप बोलिए रितिका ना, what should be the feature of respiratory organ? Gases. ठीक है, आप बोलिए बताओ। हाउ कैन यू से व्हेन वी एक्सेल द एयर आउटसाइड देन इट कंटेन्स द CO2? व्हाट विल यू डू टू प्रूव इट? हाउ विल यू प्रूव एक्सेल एयर कंटेन CO2? जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उसमें CO2 रहता है। इफ इट विल बी ब्लोन इनटू lime water, then lime water turns milky. That indicates exhale air contain the CO2. ठीक है, बैठिए। अब हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आप बोलिए, व्हाट आर द टाइप्स? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक? Then next, उधर से बोल रहा। चलिए लास्ट बेंच, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। लास्ट बेंच, नहीं आप नहीं बोलिए, हाँ मिडिल आप ही उठिए। ठीक है, और दूसरा अंतर? सेकेंड, किसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, किसमें पार्शियल होगा? किसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, किसमें कम एनर्जी रिलीज होगा? कम होगा। बैठिए आप, हाँ आप बोलिए, रेस्पिरेशन एंड कंबशन में क्या डिफरेंस है? रेस्पिरेशन, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबशन? ये क्वेश्चन भी दिए थे, हम बताए भी थे, फिर से रिपीट आप बताइएगा। बोलो क्या? अच्छा तुम जो बोलना है बोलो बोलो। अरे उसको क्यों हिंट करते हो? तुम खड़े होके बोलो, अब बोलो ना। कंबसन केमिकल, तो वाइटल और केमिकल दोनों का कोई बहुत लिंक, कोई भी वाइटल कहने का मतलब कि बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस नहीं होगा तो तुम्हारा कोई काम होगा? रेस्पिरेशन खुद भी एक प्रकार का केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शंस है, केटाबॉलिक प्रोसेस है, तो ये तो तुम्हारा नहीं होगा। फिर तो क्या होगा डिफरेंस? कितने लोग बताएंगे? अनुराग बताओ क्या? अनुराग के बगल में पहले तुम, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबशन तुम बोलो। उसको बोलने दो, ठीक है। टेम्परेचर पे
नहीं कर सकते हैं। और रेस्पिरेशन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे, लेकिन कंबशन हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, इतना हम लोग जाने थे। बैठो। इसके बाद हम लोग जाने थे कि एक बैठो वो तो क्यों, इसके बाद हम वो लिखते हैं कि रेस्पिरेशन का टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सपोज दैट कि हम लोगों में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग्स है। अगर लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है तो हम लोग का रेस्पिरेशन कैसा रेस्पिरेशन कहलाएगा, पल्मोनरी या कुटेनियस या ब्रोंकियल। पल्मोनरी ब्रोंकियल नहीं होगा, वहाँ पे तुम देखो ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी को लेके कह रहे हो ना, ठीक है, वो चीज़ को नहीं। लंग देखो हम लोग कह रहे हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन जहाँ पे फर्स्ट टाइम एक्सचेंज हो रहा है, तो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई वो जगह है। ठीक है, जो आप एल्वियोलाई को हम लोग कह सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। अगर तुमसे कोई पूछे कि लंग्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है तो क्या बोलोगे, एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई में तो हम लोग क्या कहें कि लंग्स, तो लंग्स जब होगा तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पल्मोनरी। स्किन रहेगा तो कुटेनियस, गिल्स होगा तो ब्रोंकियल। अब हम लोग रेस्पिरेशन चाहे एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, किसी भी कंडीशन में, एरोबिक हो या एनएरोबिक कंडीशन है, रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। इस बात को तुम लोग मान रहे हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस है ना। मेटाबॉलिक प्रोसेस में अभी हम लोग हायर पे नहीं जाए, एम्फीबॉलिक नहीं बोले तो इसको एनाबॉलिक बोलेंगे या केटाबॉलिक, केटाबॉलिक बोलेंगे। केटाबॉलिक बोलेंगे तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, CO2 और क्या बनेगा, H2O विथ रिलीज ऑफ एनर्जी। तो ये CO2 H2O और रिलीज ऑफ एनर्जी आने के क्रम में बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस होता है। सभी किसी भी रेस्पिरेशन में जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा और हम लोग देखते हैं कि ग्लूकोज अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है तो ग्लूकोज से क्या बनेगा, सबसे पहले ग्लूकोज से सबसे पहले क्या बनेगा, पाइरूवेट या पाइरूविक एसिड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइरूविक एसिड बोल सकते हैं ना। एक ग्लूकोज से कितना पाइरूविक एसिड बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मोल ऑफ पाइरूविक एसिड। तो ग्लूकोज से पाइरूविक एसिड बनने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। ऐ लास्ट में सब देखते रहो, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। अंडर दिस प्रोसेस ग्लूकोज क्या होगा, ब्रेक करेगा और क्या बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूविक एसिड। ये स्टेप कॉमन स्टेप है, कॉमन स्टेप है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो। अगर आप एनसीईआरटी का भी देखिएगा तो सबसे पहले यहीं पे दिया है ग्लूकोज से पाइरूविक एसिड। अब यहाँ पे आप देखिएगा पाइरूविक एसिड से हम लोग देखते हैं कि 3 इस तरह से बना दिया है, 3। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि इसका मतलब कि फेट ऑफ पाइरूविक एसिड, फेट का मतलब भाग्य, इसका आगे क्या होगा, पाइरूविक एसिड का आगे क्या होगा, ये फेट। तो ये फेट किस बात पे डिपेंड करता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है, मतलब एब्सेंट है। मतलब फेट अगर कोई पूछा जाए कि फेट ऑफ पाइरूवेट फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस डिपेंड अपॉन, ठीक है, ऑन व्हाट थिंग फेट ऑफ पाइरूवेट डिपेंड, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो इट विल मूव इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और क्या फॉलो करेगा, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। और क्रेब्स साइकिल में क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। तो ग्लाइकोलिसिस और प्लस क्रेब्स साइकिल इज इक्वल टू एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इज इक्वल टू 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप विल बी एंड, तो हम लोगों के बॉडी में और बॉडी के सेल में
मैक्सिमम कौन सा रेस्पिरेशन देखने को मिल रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन आप इसी किताब को जब पढ़ रहे हैं तो आप क्या देखते हैं, समटाइम हमारे मसल सेल्स में किस चीज़ की कमी हो जाती है? ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ये पाइरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, बल्कि ये क्या बना देगा? लैक्टिक एसिड। ठीक है, और यही लैक्टिक एसिड सेल के अंदर अगर एक्यूमुलेट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? क्रैम्पनेस। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ क्रैम्पनेस? व्हेन वी डू हेवी एक्सरसाइज। व्हेन वी डू हेवी एक्सरसाइज देन आवर मसल क्रैम्प्स। व्हाई? ठीक है, इन द एब्सेंस, जब हम लोग हेवी ऑक्सीजन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो सेल में जितना भी ऑक्सीजन यूज रहता है सेल के अंदर, उसको तो कंज्यूम कर लिया एरोबिक फॉर्म में। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वहाँ पे किस चीज़ की कमी हो जा रही है? ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो फिर वैसी स्थिति में क्या होगा कि ये पाइरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में इंटर नहीं करता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है, रेदर या रिड्यूस्ड हो जाता है। और रिड्यूस्ड होकर क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन ही क्या करता है? क्रैम्पनेस। तो एक्यूमुलेशन, किसका एक्यूमुलेशन? लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन। तो आप यहाँ पे ये वाला तो पहले भी हम लोग पढ़े थे, ये वाला पढ़ना तो आपको नहीं है सेलुलर रेस्पिरेशन, फिर भी आपको यहाँ पे तो क्रेब्स साइकिल अगर लिखना है तो क्रेब्स साइकिल क्या है? क्रेब्स साइकिल हम लोग क्या देखते हैं? व्हेन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देन पाइरुविक एसिड इंटर द माइटोकॉन्ड्रिया एंड अंडरगोज अ साइक्लिक रिएक्शन। जिसको किसने खोजा था? दैट वाज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रेब्स। हैंस क्रेब्स किसने, मतलब अगर क्रेब्स साइकिल डिफाइन करना है तो क्रेब्स साइकिल इज द सेकेंड स्टेप ऑफ। क्रेब्स साइकिल में क्या होगा? क्रेब्स साइकिल, अगर कोई आपसे पूछ रहा है व्हाट इज क्रेब्स साइकिल, तो क्या लिखेंगे? इट इज द, ठीक है, सेकेंड स्टेप किसका? एरोबिक या एनएरोबिक? ठीक है, सेकेंड स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब क्या है? ये जो मतलब कि दिस स्टेप, दिस प्रोसेस, दिस पाथ वाज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रेब्स। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया। और अंडर दिस हम लोग क्या देखते हैं? देयर इज ए कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुविक एसिड। जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा इसका मतलब बॉन्ड ज़्यादा टूटेगा। बॉन्ड ज़्यादा टूटा तो क्या हुआ? ज़्यादा एनर्जी निकला। एक्चुअली हम लोग कहते हैं कि एनर्जी जो रिलीज हुआ कैसे? जो C6H12O6 सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ था ना कोई बॉन्ड होगा। अब सब एक दूसरे से अलग हो रहा है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बना। तो वो बॉन्ड जब टूटा तो ब्रेक किया तो उसमें जो एनर्जी था वो रिलीज हुआ, और वो एनर्जी को फिर एक दूसरे प्रोसेस के द्वारा स्टोर किया गया ATP के रूप में। तो कम से कम इतना जानना है। देन आपको कि मसल सेल्स में तो ये कहाँ पे होता है? हम लोगों में क्या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है कि नहीं? डू एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी और नॉट? डू एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, यस। when we do क्या? हेवी एक्सरसाइज, स्टर्नस वर्क, इन दैट टाइम क्या होगा? उस टाइम में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा एंड पाइरुविक एसिड कैन गेट कन्वर्टेड इनटू एन एक्यूमुलेशन ऑफ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये बनेगा कि आपको व्हेन, पहले तो कि डू एनाएरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन आवर बॉडी और नॉट? व्हेन ये हो सकता है, एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दैट। और इस समय याद रखेंगे लैक्टिक एसिड जब बनता है तो उस समय CO2 बनता है कि नहीं?
नहीं बनता है, याद रखेंगे। नहीं, यहाँ पे O2 का यहाँ पे तो अभी जरूरत ही नहीं हुआ, हम लोग का ऑक्सीजन। हाँ, फर्मेंटेशन में दो तरह का है, अल्कोहलिक फॉर्मेशन और लैक्टिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड। ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसको हम लोग कहें ना कि एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो यहाँ पे पहले देखो, ये तो एरोबिक रेस्पिरेशन समझ गए। एरोबिक रेस्पिरेशन इज इक्वल टू क्या क्या हो गया, ग्लाइकोलिसिस प्लस क्रेब्स साइकिल, ठीक है। एनएरोबिक इज इक्वल टू आपको क्या क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस प्लस फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन कब हो रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब है कि फर्मेंटेशन में ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, बेस्ड ऑन, हाँ, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट। तो बेस्ड ऑन प्रोडक्ट में एक जगह हम लोग कहते हैं लैक्टिक एसिड, CO2 नील, मतलब नील लिख दिए, इसमें CO2 नहीं बना, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे C2H5 मतलब इथाइल अल्कोहल प्लस CO2, तब इसको क्या बोलेंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो इसको क्या बोलेंगे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और ये क्या होगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन का दो स्टेप क्या क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन। ये कब होगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और फर्मेंटेशन का टाइप्स, रफ में ये सबको लिखते भी जाइए, चूंकि क्वेश्चन देंगे तो फिर लिखना भी तो पड़ेगा, ठीक है। फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन कितने प्रकार का, दो प्रकार का, लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ पे हो रहा है, मसल सेल्स में। कब लैक ऑफ ऑक्सीजन और किस कंडीशन में, हेवी, हाँ। और रिजल्ट क्या हुआ, क्रैम्पनेस, ये भी समझ में आया। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये ईस्ट वगैरह में होता है। ईस्ट में ईस्ट क्या करता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है। और ध्यान रखेंगे, इसी फर्मेंटेशन के प्रोसेस से आपका जो बीवरेज इंडस्ट्री, वाइन इंडस्ट्री, बियर इंडस्ट्री किस चीज़ को यूज करता है, फर्मेंटेशन को। कौन सा फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। मतलब वाइन इंडस्ट्री या बियर इंडस्ट्री, जो बीवरेज इंडस्ट्रीज कहते हैं, वो किस प्रोसेस को अडॉप्ट किया है, फर्मेंटेशन, ठीक है। तो फर्मेंटेशन यूज कर रहा है तो किस ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहा है, ईस्ट को यूज कर रहा है। ईस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही सर्वाइव करता है। ध्यान क्या आपको रखना है, एक क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा, जैसे कि ईस्ट क्या बना रहा है, अल्कोहल कौन बना रहा है, ईस्ट, ठीक है। अगर सपोज दैट ये कोई बर्तन है जिसमें कुछ रख दिया गया फर्मेंटेशन के लिए और ऑक्सीजन नहीं है, तो और ईस्ट भी इसके अंदर है, तो क्या होगा, अल्कोहल बनेगा। जब इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं और मान ली कि चावल वगैरह का, कोई भी चीज़ों का, मोलासिस वगैरह को रख दिए हैं और ईस्ट भी डाल दिए हैं, और ईस्ट कैसा रेस्पिरेशन करेगा, अल्कोहलिक। तो इसके अंदर क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, फिर से आपको दिक्कत हुआ तुमको ना, हाँ, नहीं कुछ वही कहने को मतलब, जैसे कि स्टार्च वगैरह है ना, हम बताएं ना कि जैसे कि आप चावल वगैरह का है, ये कोई भी चीज़ को हम लोग सरा देते हैं, गेहूं वगैरह है, बार्ली है, तो अगर मान ली कि जिसमें स्टार्च है उसको आप मोलासिस हम लोग उसको बोलते हैं, उसमें क्या रख दिए, ईस्ट को रख दिए। ईस्ट क्या करेगा, ईस्ट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है, ईस्ट फर्मेंटेशन करेगा तो इसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट जमा होने लगेगा, अल्कोहल जमा होगा। ध्यान रखिएगा, ये 13% से ज़्यादा अगर अल्कोहल हो जाएगा तो ईस्ट खुद से खुद मरने लगेगा।
मतलब कि मोर देन 13, याद रखिएगा, मोर देन 13% अल्कोहल कॉजेज डेथ ऑफ ईस्ट। कितना परसेंट से ज़्यादा अल्कोहल हो जाएगा तो ईस्ट का 13% से ज़्यादा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बहुत सारा जो हम लोग देखते हैं कि विस्की या ब्रांडी या बहुत दूसरे जो हम लोग देखते हैं बीवरेज, उन बीवरेज में 13% से ज़्यादा अल्कोहल होता है, तो वो कौन सा प्रोसेस एडॉप्ट होता होगा? तो वो केमिस्ट्री का एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आता होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तो उस प्रोसेस को एडॉप्ट। आपको ध्यान क्या क्या देना है यहाँ पे, केवल इतना दिमाग में केवल बैठा लेना है, किसी भी जगह पे ईस्ट ग्रो कर रहा है तो ग्रो करेगा तो वहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट जनरली बनेगा? रेस्पिरेशन तो करेगा ही ना, अपनी एनर्जी को करने के लिए, और एनर्जी करने के लिए रेस्पिरेशन करेगा तो क्या बनाएगा? अल्कोहल। और अल्कोहल का क्वांटिटी कितना परसेंट से ज़्यादा हो जाएगा? तब वो ईस्ट क्या होगा? और अभी हम लोग कहे हैं कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज द बेस फॉर द बीवरेज इंडस्ट्री, वाइन इंडस्ट्री, बियर इंडस्ट्री। तो वैसी स्थिति में इसी के माध्यम से बन रहा था, तो बहुत सिंपल सा जो बनता होगा, बहुत कम मात्रा में अल्कोहल रहता होगा, जैसे वाइन और बियर में बहुत कम अल्कोहल होता है, ठीक है। लेकिन जब आप दूसरे की बात करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि देयर इज मोर देन 13%, तो फिर विच प्रोसेस इज यूज, तो केवल आपको इतना दिमाग में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, नथिंग मोर, ठीक है। ये चीज़ हम लोग जान गए। हम लोग अगले फिर क्या पढ़े थे? हम लोगों में जो रेस्पिरेशन होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, यही बता रहे थे ना। तो हम लोगों में जो रेस्पिरेशन में दो पार्ट में अगर बांट देते हैं, एक आप देखते हैं कि ब्रीदिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज वगैरह को भी भूलिए अभी कि कैसे वहाँ तक पहुँचा। एक ब्रीदिंग को पहले देखते हैं, और सेलुलर रेस्पिरेशन हम लोग को पढ़ना अभी है ही नहीं। तो ब्रीदिंग, तो व्हाट इज ब्रीदिंग? इनटेक ऑफ, दोनों को एक्सहेलेशन ऑफ फाउल एयर। ब्रीदिंग व्हाट इज ब्रीदिंग? इनटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक या एंट्री ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इनसाइड द लंग्स एंड एक्सपेलिंग आउट फाउल एयर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग। इसका मतलब ब्रीदिंग इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। वन प्रोसेस को क्या बोले? इनहेलेशन या इंस्पिरेशन, दूसरा या एक्सपायरेशन। पहले पूछें लास्ट बेंच अनुराग कि ब्रीदिंग क्या है? व्हाट इज ब्रीदिंग? ऑक्सीजन ही, एंट्री ऑफ ऑक्सीजन तो बाद में वो सेपरेट करेगा, वो किसका टिकट कटा हुआ है कि एल्वियोलाई से ब्लड में जाएगा। एंट्री, इनटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर या मूवमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इनसाइड द लंग्स। आप बोलिए, बैठो तुम। The movement of atmospheric एयर air in our lungs. is called inhalation and exhalation. So the inhale of oxygen, the inhale of Foul air. formed air in atmosphere. ठीक है, तो ये हम लोग क्या कहें? एटमॉस्फेयर में जब बाहर निकल रहा है तो ये, तो ब्रीदिंग हम लोग क्या कहें? मूवमेंट ऑफ एयर इनसाइड इन द लंग्स एंड कमिंग आउट ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर टुगेदर कॉल्ड ब्रीदिंग। सो इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप। वन स्टेप इज, सेकेंड स्टेप। अब हम लोग पिछले दिन भी पढ़ा रहे थे कि इनहेलेशन और इंस्पिरेशन का तुम्हारा मैकेनिज्म दिया हुआ है किताब में। ये मैकेनिज्म को अगेन आई एम डिस्कसिंग दिस होल थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोगों का लंग्स क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। वेयर इट इज लोकेटेड? हाँ, इनसाइड द रिब केज। रिब केज इज फॉर्म्ड बाय 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 1 डायफ्राम एंड स्टर्नम प्लस पहले की क्या? रिब केज इज फॉर्म्ड बाय 12 पेयर्स ऑफ प्लस स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम एंड डायफ्राम, ठीक है। ये
फिर हम लोग क्या बताए थे, द मसल्स बिटवीन रिब्स इज कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल, क्या बोले थे, एंड मसल एसोसिएटेड विथ डायफ्राम इज कॉल्ड फ्रेनिक मसल, जो कि प्रिंसिपल इंस्पिरेटरी मसल है। जो हम लोग क्या देखें कि इस चीज़ को भी पिछले दिन बताए थे। अब हम लोग क्या देखते हैं, लंग्स की संख्या कितनी है, ठीक है, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट में कितना लोब है, लेफ्ट में 2, राइट में 2, ठीक है। तो 2 3 हम लोग बहुत आराम से लेफ्ट राइट। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, प्लूरा एक वर्ड बताए थे, जो कवरिंग ऑफ लंग्स, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ लंग्स इज कॉल्ड प्लूरा, ठीक है। फिर हम लोग ये जान जाएं लंग्स सॉफ्ट है कि नहीं, स्पॉन्जी है कि नहीं, क्या अपने से कॉन्ट्रैक्ट करता है या नहीं, नहीं करता है। मतलब कोई भी स्पॉन्जी चीज़ अगर उसको आप ज़्यादा स्पेस दीजिएगा तो वो अपना आकार बड़ा करेगा। ये चीज़ को ऐसे दबा दिए हैं तो इस चीज़ का आकार क्या हो गया, साइज छोटा हो गया। तो इंस्पिरेशन कैसे कॉज होता है, मतलब मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन। सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन, इतने चीज़ों को किए हुए थे हम लोग, इंस्पिरेशन ही पढ़ रहे थे। तो मैकेनिज्म में क्या क्या होगा, सबसे पहले कि मैकेनिज्म ठीक है, इसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले कि हम लोग क्या देखते हैं कि कौन कौन स्टेप, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेनिक मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फ्रेनिक मसल, causes the straightening of किस चीज को, डायफ्राम। दिस रिजल्ट्स इनटू, तो इसके बाद क्या हो गया, इंक्रीज इनटू किसका, वॉल्यूम ऑफ लंग्स का नहीं, वॉल्यूम ऑफ रिब केज, into anterior posterior direction, in antero posterior direction, मतलब रिब के जिसके अंदर लंग्स था वो बढ़ा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटर कोस्टल मसल, क्या कर रहा है, क्या करेगा, लिफ्ट द रिब्स इन डॉर्सोवेंट्रल रीजन। डॉर्सल क्या कहते हैं, पीठ वाला साइड, वेंट्रल आगे वाला। कॉजेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ किस चीज का, थोरासिस कैविटी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। रिब केज इनटू डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड, दोनों लिख देते हैं। अब रिब केज का वॉल्यूम बढ़ेगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ increase in the volume of lungs, और इसके कारण से क्या होगा, डिक्रीज इन द प्रेशर, किसका प्रेशर, लंग्स के अंदर। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन द प्रेशर, किसका, लंग्स।
और इसको क्या बोलेंगे? इंट्रा प्लूरल प्रेशर। ठीक है। अब जैसे ही डिक्रीज होगा, दिस कॉजेज द रशिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, तो उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे? नेक्स्ट, दिस लीड्स टू मूवमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर into the lungs। किसके थ्रू? थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है। तो यही एकदम तुमको यही मैकेनिज्म लिखोगे, एकदम मैकेनिज्म को स्टेप वाइज यही लिखोगे। ठीक है। ये एक्टिव प्रोसेस है। इंस्पायरेशन क्या है? एक्टिव प्रोसेस है। इसका जस्ट अपोजिट, लेकिन लिख लिए इतना पीछे। तुम लोग भी पीछे लिख रहे हो कि नहीं? क्या तुम नहीं लिखे ना? वो बगल में अनुराग, तुम लिखे? तुम अनुराग लिखे? तुम्हारे बगल में नहीं लिखा है ना? क्यों नहीं लिखे हो? पेन नहीं, हमसे कहते ना हम पेन देते, मेरे पास पेन है बहुत सारा है, सबके पास पेन एक्स्ट्रा होगा तो दे देगा किसी के पास भी। तुम भी नहीं लिखे हो? तुम भी नहीं लिख रहे हो? बीच में लास्ट में वो लिख रहा है। बोलिए इंट्राप्लूरल प्रेशर। इंट्राप्लूरल PLEURAL मतलब लंग्स के अंदर के प्रेशर में कमी होने को इंट्राप्लूरल प्रेशर बोलेंगे। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट TRACT, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी बता देते हैं। एंटेरो, और यहाँ डॉर्सल वेंट्रल, एंटेरो, ANTERO, एंटेरो पोस्टेरियर डायरेक्शन। ठीक है। एंटेरियर और पोस्टेरियर वर्ड समझे थे? कोई चीज़ ऐसे है लेकिन ऊपर की ओर भी बढ़ेगा नीचे की ओर भी बढ़ेगा तो एंटेरियर पोस्टेरियर, और आगे पीछे होगा तो डॉर्सल वेंट्रल। लिख लिए? क्या बोलिए कहाँ पे, किस पॉइंट में? इसमें रिब केज इनटू डॉर्सल एंड वेंट्रल डायरेक्शन या वेंट्रल साइड, साइड डॉर्सल DORSAL, डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड। ठीक है। इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ लंग्स, उसका क्या हुआ? रिजल्ट इनटू डिक्रीज इन द प्रेशर ऑफ लंग्स या इंट्राप्लूरल प्रेशर, और दिस लीड्स टू मूवमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इनटू लंग्स थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है। इसी का जस्ट अपोजिट होगा तो क्या होगा? एक्सपायरेशन होगा। तो एक्सपायरेशन होने के समय क्या होगा? वेन फ्रेनिक मसल, अगर इसी को जस्ट अगर एक्सपायरेशन को कर लेंगे तो क्या होगा? एक्सपायरेशन तुम्हारा पैसिव प्रेशर है, मतलब उसमें एनर्जी नहीं लगता है, एनर्जी नहीं लगता है जब आप रिलैक्स होते हैं। ठीक है। तो कब होगा? वेन फ्रेनिक मसल एंड इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स, देन इट कॉजेज डिक्रीज इन द
volume of rib cage. In turn, decrease in the volume of lungs. This result into increase in the pressure inside the lungs that expel the foul air into the atmosphere. तो इसको फिर आप मैकेनिज्म ऑफ जो आपका लिखना है मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन में खुद से करेंगे जो हम बताएं, लेकिन आपको क्या क्या अभी पूछ लेते हैं ठीक है। अगर आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन लिखना है तो सबसे पहले कि एक्सपायरेशन का पहले तो डेफिनेशन लिख लेंगे, मूवमेंट ऑफ फाउल एयर इनटू एटमॉस्फेयर फ्रॉम लंग्स, इट इज अ एक्टिव और पैसिव प्रोसेस, हाउ दिस विल बी कॉज्ड, कैसे होगा एक्सपायरेशन। तो वेन विच मसल, वेन phrenic muscle and intercostal muscle relax, then it causes the decrease किस चीज में, वॉल्यूम, डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ रिब केज, in turn decrease in the volume of, therefore pressure inside the lungs increases, that causes movement of फाउल एयर। ठीक है रितिका, अब आप बोलिए मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन। फिर से हम रिपीट कर दें। कोई दिव्यम तुम बोलोगे, क्या नाम है तुम्हारा? दक्ष, बोलोगे? हाँ बोलो, हम हेल्प कर देंगे। ठीक है lungs, so the pressure inside the lungs will increase and that will lead to the expiration और movement of। लेकिन ये हुआ क्यों? which factor is responsible for decrease in the volume of rib cage, which factor, which process। तो क्या लिखना है, तो तुमको कैसे एक्सपायरेशन ऑफ मैकेनिज्म में सबसे पहले लिखना डेफिनेशन में क्या लिख देंगे कि मूवमेंट ऑफ वो लिखनी है। उसके बाद क्या लिखेंगे, इट इज अ पैसिव प्रेशर। मतलब अगर एक्सपायरेशन में क्या क्या आप शॉर्टकट समझ सकते हैं, पैसिव प्रोसेस। ठीक है, दूसरा रखेंगे रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, तो दोनों मसल्स का नाम फ्रेनिक और इंटरकोस्टल मसल। तीसरा बात डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ रिब केज एंड लंग्स। उसके बाद इंक्रीज इन द प्रेशर, तब प्रेशर इंक्रीज करेगा एंड दैट कॉजेज द। अब और भी क्लियर हुआ? किन किन लोगों का क्लियर हुआ? आप लास्ट बेंच में भी क्लियर हो गया होगा तुम्हारा, तुम भी बोलो। क्या उसका नाम है? आर्यन। हाँ आर्यन, आप बोलिए तो एक्सपायरेशन के विषय में जितना बोल सकते हैं, जितना आप समझे हैं, डेफिनेशन से स्टार्ट कीजिए। एक्सपायरेशन, एक्सहेलेशन। फाउल एयर इनटू, कहाँ से? फ्रॉम लंग्स इज कॉल्ड एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। कैसा प्रोसेस है? इट इज एक्टिव। ठीक है, तो अब क्या होगा? ड्यूरिंग दिस क्या होता है? रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। तो दोनों मसल्स का नाम लिख लेंगे, दैट कॉजेज द, बोल तो हम बोल रहे, तुम बोलो। इसके कारण से क्या होगा? वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा? नहीं लंग्स का, अच्छा लंग्स का भी वॉल्यूम कम होगा। लेकिन लंग्स का वॉल्यूम कम क्यों हो गया?
क्योंकि रिब केज का वॉल्यूम कम हुआ था और वॉल्यूम कम होने के कारण से क्या हो गया, ठीक है। अब चलिए पहले कुछ क्वेश्चन लिखे, तो क्वेश्चन लिखे तो होमवर्क एकदम कीजिएगा। पहले पहला क्वेश्चन लिखिएगा, डू एन एरोबिक रेस्पिरेशन, डू एन एरोबिक रेस्पिरेशन occur in our body, do an aerobic respiration occur in our body? Full stop with question mark. If yes, then write the condition and its effect. इसमें 2-3 क्वेश्चन आ गया, क्रैम्पनेस वाला भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नहीं, व्हाट इज ब्रीदिंग, हाँ, एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक नहीं लिखे थे, एन एरोबिक क्या होता है या नहीं, ये क्वेश्चन किए थे, ठीक है। व्हाट इज ब्रीदिंग, ठीक है। नेक्स्ट में लिखेंगे राइट द नहीं, उसमें भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट भी कर सकते हैं। राइट द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, राइट द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन या इनहेलेशन, जिसको जो समझ में आता है वो लिखेगा, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो ब्रीदिंग में दोनों को लिख लेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। प्लस हम लोग देखें कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखा अभी कि आपको सी शेप कार्टिलेज वाला बात, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो ट्रैक्ट जो हम लोग के अंदर, शरीर के अंदर जो जा रहा है, एयर मूव कर रहा है, वो किस रास्ते से जाता है, किस रास्ते से जाता है। अच्छा, पिछले बार में क्वेश्चन दिए थे कि राइट द फीचर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लिखवाए, क्वेश्चन में था होमवर्क में, नहीं है तो इसको लिख लो, क्योंकि ये तुम्हारे में है। जिनके पास भी नहीं है, राइट द फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, राइट द फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। एक क्वेश्चन और लिख लेंगे, हाउ कैन यू से दैट exhale air contains CO2। तो ये एक्सपेरिमेंट वाला भी क्वेश्चन आ गया। ठीक है। अब एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कोई पूछेगा तो क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वह रास्ता है, वह पाथ है जिसके थ्रू एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर पहुंचता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इन सभी क्वेश्चन में किसी को डाउट है कि अभी भी जो क्वेश्चन होमवर्क मिला वो लिख लोगे ना, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अगर तुमसे कोई पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हम भी तो यहाँ पे लिखे हैं, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को समझ जाएं। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है, path through which atmospheric air moves inside the lungs and come out into atmosphere from lungs।
ठीक है, मतलब पाथ थ्रू विच एटमॉस्फेरिक एयर मूव्स इनसाइड द लंग्स एंड कम्स आउट इनटू एटमॉस्फेयर। कहाँ से? लंग से। तो ये क्या होगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब इस फिगर को अगर हम लोग यहाँ पे, जब तक लिखोगे हम फिगर यहाँ बना दें। यहाँ पे सबसे पहले ट्रैकिया से बनाते हैं, लेकिन ये जो देख रहे हो ना, इसको हम लोग कहते हैं नॉस्ट्रिल। इसके अंदर जो है नेसल चैम्बर, ठीक है, उसके बाद इंटरनल लेयर। तो अगर हम लोग देखें कि एक सबसे पहले तो हवा जनरली जो हम लोग देखते हैं नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से किस में जा रहा है? नेसल। इसको ऐसे बनाते जाएंगे, क्योंकि O2 अगर अंदर जा रहा है तो बाहर भी तो निकल रहा है। नेसल चैम्बर, ठीक है, उतना नहीं, जितना भी हम लोग करेंगे पूरा कर लेंगे लगभग। आप एरो दोनों तरफ से देंगे, समझ गए? हम केवल ऐसे छोड़ रहे हैं। इसके बाद इंटरनल लेयर, इसके बाद ये फेरिंग्स से पहले ओपन करता है, फिर लैरिंग्स में होता है। और लैरिंग्स में कौन सा ओपनिंग है जो ट्रैकिया में जाएगा? गलेट या ग्लोटिस? ग्लोटिस, ठीक है। तो इंटरनल लेयर के बाद पहले कहाँ पे जाएगा? फेरिंग्स में। ऐसा नहीं कि फेरिंग्स में नहीं जाएगा, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया। अब ये ट्रैकिया, हाँ, ट्रैकिया बीच में, खासकर जो आपको थोरासिस का वर्टिब्रा है फिफ्थ, वहाँ पे आके दो भागों में डिवाइड करता है। तो एक लेफ्ट लंग्स में जाएगा, एक राइट में। तो इसके बाद आपको क्या होगा? तो एक को हम लोग कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकी, और दूसरी तरफ लेफ्ट की तरफ एक प्राइमरी ब्रोंकी और राइट की तरफ भी प्राइमरी ब्रोंकी। तो हम लोग केवल एक भी अगर यहाँ से लिख दिए प्राइमरी ब्रोंकी, इसके बाद फिर क्या होगा? सेकेंडरी ब्रोंकी। ज़्यादा नहीं लिखना है, लेकिन जहाँ जहाँ हो सकता। टर्शियरी, उसके बाद, ठीक है, ब्रोंकियोल लिख देते हैं, उसके बाद एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई, एक दो ठोकेल बढ़ा देते हैं। ब्रोंकी के बाद सीधे मतलब एल्वियोलर डक्ट। तो यहाँ पे ठीक है, ऐसे ऐसे कर दो, डैश दे दो एक दो ठो, एल्वियोलर डक्ट, और डक्ट किसमें? एल्वियोलाई। अब तुमको हर जगह क्या करना है? ऐसे कर देना है। नेयर, NARE। जो यहाँ पे जो ओपनिंग है ना, जो फेरिंग्स में, नासो फेरिंग्स हम लोग देखते हैं। फेरिंग्स का 3 है, ओरो फेरिंग्स, नासो फेरिंग्स और लैरिंगो फेरिंग्स। तो जहाँ पे ओपन कर रहा है, नाक से पाइप डाल के कैसे अंदर ले जाता है, ठीक है, तो उस तरीके से। अब इसमें अंदर जा रहा है तो इधर से है, तो एटमॉस्फेरिक एयर इंदर, तो हम लोग अगर O2 लिख दें और यहाँ पे CO2 लिख दें, जाता तो नाइट्रोजन वगैरह सब है। ऐसा नहीं कि हम O2 लिखे तो ये नहीं आप सोचे कि उसमें वाटर नहीं जा रहा है, CO2 नहीं जा रहा है, लंग्स तक, एल्वियोलाई के अंदर सब कुछ जा रहा है। जब एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा तब वहाँ पे होगा कि कौन सा अंदर जाएगा, ब्लड में नहीं जाएगा, वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे हम केवल O2 और CO2, या पूरा आप लिख लीजिए एटमॉस्फेरिक एयर और फाउल एयर, दोनों आप लिख सकते हैं यहाँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग फिगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, एक दिन और होगा तो ये चैप्टर में जो भी कल होगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे भी, ठीक है। लेकिन तुमको देखोगे कल इसको बता देंगे, एक सी शेप्ड कार्टिलेज पाया जाता है जो ट्रैकिया में, प्राइमरी ब्रोंकी में, इवन सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकी में, तीनों में होता है। क्या क्या काम है? क्या? इपिग्लोटिस। अच्छा, नहीं पढ़े होगे, सी शेप्ड कार्टिलेज रहता है, रिकॉल नहीं कर पा।
किताब में दिया है, एक तुम नीचे कहीं पे अभी देखे थे, नज़र पड़ा कि क्या ऐसा कौन सा ऐसा चीज़ है जो विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाता है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट दैट इंश्योर दैट एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। ये वाला क्वेश्चन पूछता है, मतलब विच फैक्टर प्रिवेंट द, क्वेश्चन एक लिख लोगे, विच फैक्टर प्रिवेंट, हम बता देंगे, विच फैक्टर प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ एयर पासेज। Which factor prevent the collapsing of air passes? ये देखो पेज नंबर 103 में सबसे लास्ट लाइन जो है ना दिया हुआ है, कोलैप्सिंग ऑफ एयर पासेज। ठीक है, ये तो क्या होता है इस चीज को आप समझ जाएंगे। यहाँ तो ये सब चीज़ को तुमको लगता है बता दिए कैसे कैसे बढ़ रहा है, ये सब इस फिगर को भी कल बता देंगे। फिर इसमें क्यों किसी का ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होता है कम होता है, तब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में, तो कल अगर कल क्लास होगा तो कल ही, नहीं तो फिर नेक्स्ट होगा तो नेक्स्ट करेंगे। चलिए फिर अभी भी जितना क्वेश्चन दिए, क्या क्या क्वेश्चन दिए थे, ब्रीदिंग हो जाएगा, ब्रीदिंग क्या बताए हैं, ठीक है, मैकेनिज्म हो जाएगा, क्या हम लोगों के बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, होता है, कब होगा, क्यों हो जाता है, कि कमी कारण से, अगर ऐसा होता है तो हम लोग को क्या होगा इफेक्ट, क्रैम्पनेस का रीजन, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये चीज़ किए हैं। तो इतना क्वेश्चन, उसके बाद इसको रेस्पिरेटरी पासेज, अगर तुमसे कोई ये पूछे कि लंग्स के कवरिंग को क्या कहते हैं, और लंग्स के अंदर प्रेशर के लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे, इंट्राप्लूरल प्रेशर। इंट्राप्लूरल प्रेशर मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर, प्रेशर इनसाइड द लंग्स इज इंट्राप्लूरल प्रेशर। हमको लगता है टाइम हो गया है ना, ठीक है, बंद कर दो तो अनुराग। हाँ